आप, क्योंकि अब देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। 2014 में चलिए, जब सरकार बदल रही थी और मोदी जी एक मसीहा के रूप में नजर आ रहे थे, आप कितने भी भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हो, आप किसी के सामने कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जैसे ही आप शुरू करते थे मोदी के खिलाफ, लोग सर पे चढ़ जाते थे। तो उस समय यही जनता थी जो मोदी से कुछ उम्मीद लगाए बैठी थी। वह उम्मीद किस बात की थी? वह उम्मीद राम मंदिर की नहीं थी, वह उम्मीद यूसीसी की नहीं थी, वह उम्मीद किसी धार्मिक मुद्दे की नहीं थी। वह उम्मीद थी गुजरात मॉडल की, जिसके बारे में कहा गया था कि गुजरात देश का सबसे बड़ा विकसित मॉडल है। इतना शोर शराबा आईटी सेल ने किया, और लोगों ने किया। गुजरात के लोगों से भी जब बात होती, कहती भाई हमारा प्रांत तो बहुत सरसब्ज है और बहुत विकसित है, उसकी तुलना में हम यूपी बिहार वाले जो वहां नौकरी करते हैं, निश्चित रूप से एक प्रकार की हीन ग्रंथ से आ जाते थे कि हमें गुजरात की तरह बनना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही भूमि अधिग्रहण बिल आया, नकाब उतरना शुरू हुआ कि सरकार गुजरात मॉडल नहीं, बल्कि गुजरात का जो क्रोनी कैपिटलिस्ट मॉडल है उसको लाना चाहती है। उसके बाद जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद की हालत खराब हुई। अंत में 2019 का जब इलेक्शन नजदीक आया, तो उस समय बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी वो नहीं है जो 2014 में है। इसी बीच पुलवामा होता है और उसी के जवाब में बालाकोट होता है। तब पुलवामा के बारे में सच्चाई किसी को नहीं पता थी, जो सत्यपाल मलिक साहब ने कही थी। ये सच्चाई भी अब सामने आ गई है। पुलवामा के बाद ये अपने एजेंडे पर आए 370 खत्म करने के, और तब लोगों को लगा कि शायद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, राज्य विकसित कर जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए, 370 खत्म होने के बाद भी आज तक वहां सेना की कोई टुकड़ी हटाई नहीं गई है। जितनी है उतनी ही है। और सेना अगर जितने लंबे समय तक किसी राज्य में रहती है तो फटीग हो जाती है, थक जाती है। इतने लंबे समय तक सेना को नहीं रखा जा सकता, और ये रख रहे हैं। उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में प्रधानमंत्री चुप रहे, एक शब्द भी नहीं कहा, ताली बजवाते रहे, दीपक जलवाते रहे, लेकिन उसमें कुछ नहीं। बिना ऑक्सीजन के लोग मरे हैं, ये हमने आपने सबने पूरे देश में टीवी पर देखा है, जलती हुई लाशें देखी हैं। और शायद ही कोई ऐसा घर परिवार हो या रिलेशन में हो जिनके घर कोई न कोई इस कोरोना की डेथ न हुई। तो जाहिर है कि इन सब स्थिति को देखते हुए जनता का भी सब्र और जनता का भी जो उम्मीदें थी वो सब धराशायी होती गई। अब उस उम्मीदों के लिए वो कोई विकल्प ढूंढ रही थी। विकल्प की जब बात होती थी तो कहा जाता था विकल्प ही नहीं है, राहुल गांधी ही एक विकल्प के रूप में नजर आ रहे थे। लेकिन इन्हें इनकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने मिलकर गैर जिम्मेदार बताना शुरू किया। लेकिन अब स्थिति बदलती कब है? जब भारत जोड़ो यात्रा होती है। तो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई, जिस तरीके से लोग स्पॉन्टेनियस तरीके से जुड़े और पूरे देश की यात्रा किए, उससे माहौल बदल गया। आज जो विपक्षी एकता की बात हम कर रहे हैं, इंडिया की बात हम कर रहे हैं, इस एक्रोनिम इंडिया से बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री जी दुखी हैं। उन्हें दुखी रहने दीजिए। लेकिन जो इंडिया नाम आया है, इंडिया की हम बात जो कर रहे हैं, इन सबके पीछे जनता की ताकत है। विपक्षी पार्टियां भी ये बात समझ गई हैं कि जनता किधर है। आप देखिए 1971 में, प्रशांत जी मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी, संयुक्त समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, मधुली महर, राजनारायण, ये सारे बड़े बड़े नेता किधर थे? ये इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। ये सब चुनाव हार गए और 71 में इंदिरा गांधी की जबरदस्त जीत हुई थी, केवल इसलिए कि दो कार्यक्रम ऐसे आ गए थे, राजाओं का प्रीवी पर्स का खात्मा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एक उम्मीद जगा दी गई, एक उम्मीद जग गई थी। अब आइए 77 पर, यही इंदिरा गांधी खुद पराजित हो गई, संजय गांधी पराजित हो गए और यूपी बिहार से एक सीट भी नहीं मिली। कारण जनता की सारी उम्मीदें धुल गई थी और वो इनसे नाराजगी हो गई थी। 80 में फिर इन्हीं की वापसी होती है। तो नेता महत्वपूर्ण होता है, पार्टी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इन सबको जो बनाता है वो जनता बनाती है और जनता महत्वपूर्ण होती है। आज अचानक राहुल गांधी क्यों प्रासंगिक हो गए हैं? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि चाहे बरसता हुआ पानी हो, गिरती हुई बर्फ हो, तपती हुई धरती हो, ये आदमी लगातार चल रहा है, अपनी बात कह रहा है, और जो जो बात कह रहा है
आप ध्यान दीजिए, नोटबंदी के बारे में जो इसने कहा, कोरोना के बारे में जो इन्होंने कहा, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के बारे में 1 साल पहले जो इन्होंने कहा, आज वो सब सच होता दिखाई दे रहा है। और जनता ये भी देख रही है कि मणिपुर में आग लगी है और आप राजस्थान में जो है पेपर लीक के मामले बता रहे हैं। मणिपुर में एक महिला का परेड हो रहा है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो संसदीय लोकतंत्र हैं वहां पर इनकी बहस हो रही है, अखबारों में एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं और आप उसका नाम तक नहीं ले रहे हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो कहती नहीं है, वो चुपके से जब अंदर से निकलती है बटन दबा के तो उसका परिणाम बिल्कुल सामने होता है। अब आते हैं इस मामले में, जो मुकदमा आज सरकार जीत गई है, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर यह भी एक सवाल उठता है कि क्या जो अवैध था उसी अवैध को बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैंने जो प्रोसीडिंग देखी सुप्रीम कोर्ट की एक वेबसाइट के थ्रू, उनके लिंक एक मित्र ने मुझे भेजा था, मैं उसको देख रहा था, तो जिस तरह की बातचीत अंदर चल रही थी उससे मुझे ये लगा कि सरकार का ज्यादातर जोर यही था कि एफटीएफए पर, हालांकि एफएटीएफ का ऐसा कोई जोर नहीं है। उसमें निश्चित रूप से सारा काम रेवेन्यू सेक्रेटरी का है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का है, फाइनेंस सेक्रेटरी का है। इन सब अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मीटिंग्स में पुलिस के डीजी बुलाए जाते हैं, लेकिन बोलता होम सेक्रेटरी ही है। वो उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उनसे न कोई पूछता है, न उनको उनसे कोई न वो बोलते हैं। ये काम गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो मैं अमूमन जो प्रक्रिया वो मैं बता रहा हूँ। और ईडी तो उसमें एक पार्ट है, सीबीआई है, एनसीबी है, तमाम चीजें हैं, और इन्हीं ईडी से पूछ लीजिए ये महोदय इतने ही महत्वपूर्ण है और एफएटीएफ की इतनी ही ज्यादा इन्हें चिंता है, तो 20,000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग करके जो अडानी साहब यहाँ निवेश लाए हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या एक पन्ने की फाइल भी खोली है? इनकी हिम्मत नहीं कि उसकी फाइल खोल दें। और मैं आपको ये बता दूं कि अफसरों को लगता है कि सरकार उसके साथ है, नेता उसके साथ हैं। बड़ी दुर्गत होती है जब सत्ता बदलती है, तब भी दुर्गत होती है, जब आप इसी सत्ता के काबिल नहीं रहते तब भी दुर्गत होती है। इसलिए होशियार अफसरों का कहना रहता है कि वो अपना काम उस तरीके से कहते हैं जो कायदे कानून करता है। तो मैं समझता हूं कि जनता बहुत जागरूक हो गई है और जनता की जागरूकता ही मोदी जी की हताशा का मुख्य कारण है और राहुल पवार कर रहे हैं। अब काले कपड़े पर 1-2 मिनट सुन लें। काला कपड़ा विरोध का प्रतीक है। भारत में लोकतंत्र में जिस सिविल नाफरमानी जिसका डॉक्टर लोहिया नाम देते थे, या लोकतंत्र में जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, ये सारे नाम गांधी जी के उसी परंपरा से निकले जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। तो ऐसी स्थिति से आरएसएस को गांधी जी से और गांधी की विचारधारा से जरा सी भी मोहब्बत नहीं है, बल्कि उन्हें नफरत है। इसके में उल्टा जाना चाहते हैं। आज तक मैं पूछता हूं, आप ये बता दें कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता के मुद्दे को लेकर, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दे को लेकर कितना आंदोलन किया होगा? ये राम मंदिर पे आंदोलन करेंगे, ये ज्ञानवापी पे आंदोलन करेंगे, ये लव जिहाद पे आंदोलन करेंगे, ये गौरक्षा पे आंदोलन करेंगे, ये महंगाई पे आंदोलन नहीं करेंगे, ये यौन शोषण के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई आर्थिक एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी मीटिंग में कोई आर्थिक एजेंडे पर बहस नहीं होती है, एक भी आर्थिक पत्र नहीं पढ़ा जाता है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है भावुकता भरा भाषण देना, भावुकता फैलाना। तरह तरह के प्रधानमंत्री तरह तरह के नाम गिनाते थे, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और जब एक बार इंडिया आ गया तो बौखला गए और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उस सदन के अंदर आ सकें। यही प्रधानमंत्री जी काशी कॉरिडोर के समय गंगा में काला कपड़ा पहन के स्नान कर रहे थे, तब भी लोगों ने, बनारस के लोगों ने कहा कि कोई डामर तंत्र है। हो सकता है डामर तंत्र हो, मुझे बहुत ज्यादा तंत्र की जानकारी नहीं है। काला कपड़ा पहन कर रहे थे। तो काला कपड़ा जिस प्रकार एक तंत्र में पहना जाता है, उसी प्रकार काला कपड़ा एक विरोध में पहना जाता है। काले झंडे दिखाए जाते हैं, काले कपड़े पहने जाते हैं। और इसको पीयूष गोयल ये कह रहे हैं, और पीयूष गोयल के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं, प्रकाश जी बता ही रहे थे, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। तो मेरा यही कहना, यही कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि निश्चित रूप से आप प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए और उनके भाषण ध्यान से सुनिए, उसको आप स्किप मत करिए, आप सुनिए, मैं सुनता हूं। ये उनकी हताशा साफ साफ दिखता है और राहुल का आत्मविश्वास भी आपको दिखता है। वो जहां भी बोलते हैं, सबको पता है कि 4 तारीख को पता नहीं क्या होगा, एक अनिश्चय की स्थिति है। हमको भी वो अनिश्चय लगता है और आप सबको भी लगता है कि क्या पता नहीं क्या होगा, इस पार या उस पार होगा।
लेकिन इस अनिश्चय की जरा सी भी छाया राहुल के चेहरे पे, उनके बॉडी लैंग्वेज पे, उनकी बात पे नहीं आ रही है, तो ऐसे में मोदी हताश न होंगे तो क्या होंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक हताशा है जो हम